मैं बालेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच। आज हम सब लोग रसायन विज्ञान की यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले अध्याय में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 क्लासेस के बारे में पढ़ा। वो क्लासेस कौन कौन सी थी? एक एल्कोहल तथा दूसरी ईथर। ईथर्स। एल्कोहल तथा ईथर्स में हमने देखा कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध उपस्थित था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, एल्कोहल का उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम इथेनॉल ETHANOL। इसमें हम देखते हैं कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य यहां पर हम सब लोग देख रहे हैं कि क्या उपस्थित है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, एकल बंध उपस्थित है, एकल बंध उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरी क्लास ईथर के बारे में पढ़ा। ईथर का एग्जाम्पल CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखते हैं कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य क्या उपस्थित है? एकल बंध उपस्थित है। अध्याय 12 में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम देखेंगे कि इस क्लास के अंदर इनका मुख्य फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। हम देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3 4। और यहां पर हम देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप की 2 वैलेंसी फ्री है। अब ये फ्री वैलेंसी अगर हम R से या H से, R से तथा H से पूरी करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास प्राप्त होती है उन्हें एल्डिहाइड्स कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड CHO है। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी R से पूरी हो तो RCOR प्राप्त होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस क्लास को कीटोन्स कहते हैं। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी R से तथा दूसरी वैलेंसी OH ग्रुप से पूरी होती है तो RCOOH प्राप्त होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाती है। इसके अलावा यहीं पर हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनो
कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न। अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न क्या हैं? तो देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH है। तो ये ग्रुप हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी R से तथा एक वैलेंसी OH से जब हमने पूरी की थी तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त हुआ था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अब हम क्या देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो डेरिवेटिव ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड समझने के लिए हमने क्या काम किया, हमने सब सर्वप्रथम R सिंगल बॉन्ड OH में से इस H को रिप्लेस किया, इस H को, और इस H को रिप्लेस करने के पश्चात हमने यहां पर इस H की जगह एक R ग्रुप को जोड़ दिया। और जब हमने ये किया तो उस कंडीशन में हमें जो सामान्य सूत्र प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये क्लास कहलाती है ईस्टर्स। क्या कहलाती है? ईस्टर्स। इसके अलावा यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को यदि हम रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें? OH को रिप्लेस कर दें किसी हेलोजन एटम अर्थात X से, तो उस कंडीशन में हमें R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X प्राप्त होगा। जहां X क्या है? यहां X जो है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस क्लास को हम कहते हैं एसिल हैलाइड्स। क्या कहते हैं? एसिल हैलाइड्स। इसके अलावा अगर हम R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस OH को फर्दर रिप्लेस कर देते हैं किस ग्रुप से? ये हमने रिप्लेस किया, किस ग्रुप से रिप्लेस किया? NH2 ग्रुप से। तो हमें जो सामान्य सूत्र प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास को हम कहते हैं एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स। और इसके अलावा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के चौथे व्युत्पन्न के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा व्युत्पन्न क्या करते हैं? चौथे व्युत्पन्न के अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं में से, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं में से जल का अणु निकाल देते हैं। मान लीजिए जल का अणु का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हमने मान लीजिए OH यहां से लिया और H यहां से लिया, और उस कंडीशन में जब हमने यहां से H2O रिप्लेस किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R। देख रहे हैं आप, ये R C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये ग्रुप तो आया, ये एसिल ग्रुप कहलाया। और इसके अलावा यहां से जो बचा वो O और C डबल बॉन्ड और R। तो इस प्रकार जो ये कंपाउंड्स प्राप्त हुए ये कहलाए हमारे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कार्बोनिल ग्रुप
कार्बोनिल ग्रुप जिसकी कितनी वैलेंसी फ्री थी, जिसकी 2 वैलेंसी फ्री थी। और इन फ्री वैलेंसी को हमने जब R और H से भरा तो उस कंडीशन में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिस ब्रांच को हमने प्राप्त किया उसका नाम एल्डिहाइड्स, और यदि हम दोनों वैलेंसी को R से पूरा करते हैं तो हमें जो कंपाउंड्स प्राप्त हुए वो कीटोन्स कहलाए, तथा दोनों वैलेंसी को यदि हम R तथा OH से पूरा करते हैं तो उस कंडीशन में हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुए। इनके सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं, RCHO, RCOR, RCOH है। और इसी प्रकार जब हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ा, अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से पैदा होने वाले इन कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं, इन कंपाउंड्स में हम देखते हैं जैसे RCOOH, हमने क्या देखा, हमने इस H को रिप्लेस किया, R जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, RCOOR यानी ईस्टर्स प्राप्त हुए। यदि इस पूरे पूरे OH को हटा दिया और उसकी जगह X जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ RCOX अर्थात एसिल क्लोराइड। इस ग्रुप को RCO ग्रुप को हम एसिल कहते हैं, और एसिल के अंदर हमने X जोड़ा, हैलाइड जोड़ा, और उस हैलाइड्स में यदि बाई चांस यहां पर Cl जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एसिल क्लोराइड। Br जोड़ते हैं एसिल ब्रोमाइड, आयोडीन जोड़ते हैं एसिल आयोडाइड, ये कहलाएंगे। इसके अलावा एक अगली क्लास और देखते हैं हम लोग, जब हमने क्या किया, RCOH के OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस किया तो हमें प्राप्त हुआ एसिड एमाइड। और सिमिलरली जब हम 2 ग्रुप में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो हम पढ़ते हैं क्या ग्रुप प्राप्त होता है हमें, एसिड एनहाइड्राइड। इसके पश्चात अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन्स का नामकरण हम कैसे करते हैं। तो इस नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं। एल्डिहाइड की नेमिंग करने के लिए 2 सिस्टम प्रमुख हैं, जिसमें से एक कॉमन सिस्टम और दूसरा हमारा IUPAC सिस्टम। जनरली बोर्ड एग्जाम में IUPAC सिस्टम पूछा जाता है, लेकिन कॉमन सिस्टम की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। वो इसलिए अगर कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में कॉमन सिस्टम को भी के रूप में नाम को लिखकर वो IUPAC नेम पूछ लेता है, और अगर हमें कुछ कॉमन नेम याद नहीं होंगे तो फिर उनका IUPAC नेम भी लिखना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की नेमिंग के कॉमन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एल्डिहाइड के कॉमन सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, हमें ध्यान यह रखना है कि किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में से हमें इक को माइनस करना है और एल्डिहाइड को जोड़ देना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड के कॉमन नेम प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमने एक सिंपल सा उदाहरण लिया, पहला उदाहरण CH3COH। अभी CH3COH में हम क्या देखते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। CH3COH का नाम है एसिटिक एसिड। यदि इस एसिटिक एसिड में हम इक एसिड को हटा दें और उसकी जगह एल्डिहाइड जोड़ दें, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार एसिड, एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब इस फॉर्मिक एसिड के एल्डिहाइड को हम लिखेंगे HCHO के रूप में, और इसका नाम क्या होगा, तो शुरू में हमने पढ़ा एक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दें तो नाम हो जाएगा इसका फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार इस एसिड का नाम है CH3CH2COH प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड जो है, इसके अंदर से भी अगर हम OH O को हटाकर CHO लगाएं तो उस कंडीशन में हमारा जो एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो होगा CH3CH2CHO। अब इसका नाम क्या होगा, तो इक एसिड में हम क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। सिमिलरली ब्यूटाइरिक एसिड, तो इस ब्यूटाइरिक एसिड के अंदर भी हमने क्या किया, हमने इक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसी प्रकार
कभी कभी क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला में कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े होते हैं और उन प्रतिस्थापी ग्रुप को नामकरण करने के लिए हम जनरली अल्फा बीटा गामा नाम के ग्रीक अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब अल्फा बीटा गामा की पोजीशन का ध्यान करना है कि हम किधर से अल्फा मानेंगे। तो इसके लिए हमारा जो CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उसे हमें अल्फा मानना है, उससे जुड़े हुए कार्बन को हमें बीटा मानना है और उससे जुड़े हुए कार्बन को हमें गामा मानना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के रूप में हमने देखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और इस CH से हमने क्या जोड़ रखा है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसकी अल्फा पोजीशन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब इतने ग्रुप को CH3 CH2 CHO को हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, ये क्या कहलाता है, प्रोपीनोएल्डिहाइड कहलाता है। तो इसी तरह से ये क्या कहलाएगा, अल्फा मिथाइल प्रोपिनोल एल्डिहाइड। और इसी प्रकार अगर हम इस एग्जांपल में देखें, हम क्या देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और इस CH से Br जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन के इस ग्रुप को हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। अब इस ब्यूटाइरिक एसिड की बीटा पोजीशन पर जब Br जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाएगा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, तो ये कॉमन सिस्टम के नाम हमें इसलिए पता होने चाहिए। कभी कभी अगर वो सीधे पूछ ले कि बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिक एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखो, तो जब तक हम बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिक एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर नहीं जान पाएंगे तब तक हम IUPAC नेम नहीं जान पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट IUPAC सिस्टम में हमारे एल्डिहाइड्स का नामकरण कैसे करते हैं। तो IUPAC सिस्टम के अंदर खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइड के नाम लिखने के लिए संगत एल्केन में से E हटाकर हम सफिक्स अल को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, अल को जोड़ देते हैं, मतलब संगत एल्केन। अब इस एल्केन में से हमने E हटाया और अल जोड़ दिया, तो ये क्या बना हमारा, एल्केनल। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो IUPAC सिस्टम में एल्केनल कहलाते हैं। एल्डिहाइड हमारे क्या कहलाते हैं, एल्केनल कहलाते हैं। तो एल्केन माइनस E प्लस अल एल्केनल, और ये एल्डिहाइड का IUPAC सिस्टम में कॉमन आपका नेम है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया सबसे पहले, तो HCHO कितने कार्बन से बना हुआ है, एक कार्बन से। एक कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैथ। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन का एन यानी मीथेन, और मीथेन के ई को हटाकर अल जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया मीथेनल। इसी प्रकार 2 कार्बन का हमारा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका नाम क्या होता हमारा, 2 कार्बन से एल्केन बनता हमारा इथेन। इथेन का ई हटाकर अल जोड़ दिया और नाम बन गया इसका इथेनल। सिमिलरली उसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका नाम क्या हो गया हमारा, प्रोपेनल। अब हम देखते हैं यदि अगर हमारी कार्बन की श्रृंखला के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हों तो उस कंडीशन में हमारा नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से, एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। एक कंपाउंड और लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इस पहले एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देख रहे हैं ये CHO ग्रुप है जो कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। अब हम इस क्रियात्मक समूह को लेकर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन की प्राप्त हो रही है, लेकिन इस श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO का कार्बन नहीं आया।
तो हमें क्या करना है, CHO कार्बन को लेकर सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो उस कंडीशन में आप 1 2 3 4 चाहे तो आप बाईं ओर या 1 2 3 4 या दाईं ओर आ सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं दोनों तरफ जाने पर हमें 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। तो मान लिया ये हमारी मुख्य श्रृंखला है, और अगर ये हमारी मुख्य श्रृंखला है तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या हुई, साइड चेन। और इस साइड चेन के लिए हमें अपनी मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग करनी होगी, और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिससे कि CHO को हमें कम से कम नंबर प्राप्त हो। जैसे कि हम देखते हैं 1 2 3 4। तो यहां पर इस ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस ग्रुप की पोजीशन क्या है ये बताएंगे। तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल। और 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूटेन। तो हमने पढ़ा था ब्यूटेन के E को हटाकर हमें अल जोड़ देना है। तो नाम क्या हो गया, 2 इथाइल ब्यूटेनल। आया समझ में? ठीक है। इसके अलावा अब हम जरा इस IUPAC को ध्यान से देखते हैं। अब इस IUPAC के अंदर हमने क्या पाया, इस IUPAC के अंदर हमने देखा कि यहां पर CHO ग्रुप भी मौजूद है, और CHO ग्रुप के साथ साथ एक हेलोजन कंपाउंड जो कि आपने अध्याय 10 के अंदर पढ़े थे, तो यहां Br के रूप में मौजूद है जिसे हम एज ए साइड चेन ट्रीट करेंगे, और एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में हम साफ साफ दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। और इस 7 कार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मुख्य चेन मानेंगे, और मुख्य चेन मानने के पश्चात इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने में 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इससे 2 साइड चेन के रूप में एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में B पहले आता है, तो पहले इसे बोलेंगे बाद में इसे बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, कौन कौन सी पोजीशन पे, 4 पे जुड़ा हुआ आपका 4 ब्रोमो। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। और जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे पीछे हाइफन लगाएंगे, यानी डैश लगाएंगे। तो तीसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल। तो -3 सिंगल, फिर हाइफन लगाया, और यहां पर क्या है आपका मिथाइल, METHYL मिथाइल। और 7 कार्बन से हमारा क्या बनेगा, हेप्टेन। तो HEPTAN, लेकिन E नहीं लगाना क्योंकि उसकी जगह हमें क्या इस्तेमाल करना, अल। तो हेप्टेनल। तो ओवरऑल नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। इसी प्रकार के से हम विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड्स का नामकरण कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमारा कार्बन की श्रृंखला में ये जो C6H5 नाम का ग्रुप है, ये क्या कहलाता है, ये जरूर बच्चे ध्यान रखना। इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, फिनाइल। जब ये फिनाइल ग्रुप है तो ये हमारा एज ए साइड चेन के रूप में हो गया। अब हमारी कार्बन की मुख्य कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो 3 कार्बन की होगी। नंबरिंग उधर से करेंगे, यहां से CHO पास पड़ेगा, तो 1 2 3। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका, बताइए, 3 फिनाइल। शाबाश, 3 फिनाइल। और उसके बाद प्रोपेनल, PROPANAL। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के अपने एल्डिहाइड्स के उदाहरण, जो कि हमारे IUPAC हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब में मौजूद है, उन सबको हम IUPAC सिस्टम में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर विभिन्न प्रकार के IUPAC सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नाम दे रखे हैं। तो अभी हमने केवल एल्डिहाइड्स का नाम कहा, तो ये सब नाम आप अपने आप बुक से करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में और हम देखते हैं, अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का किस प्रकार IUPAC नेम लिखा जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एल्डिहाइड्स का आपको जब IUPAC नेम लिखना होगा तो याद रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट आपका CHO समूह जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट CHO समूह जुड़ा होता है, तो
उस कंडीशन में जो एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर अगर हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम वो है बेंजल्डिहाइड। अब आईयूपीएसी ने इस कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी सिस्टम में ट्रीट कर लिया, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड ये दोनों के दोनों हमारे आईयूपीएसी सिस्टम में लिए जाते हैं। अब इसी प्रकार मान लीजिए ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंतर्गत यहां पर CHO ग्रुप और यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में CHO जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसे नंबर 1 मानेंगे और उधर को हम घूमेंगे चक्र के अंदर जिधर से हमारा साइड चेन पास पड़े, अर्थात 1 2। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा कुछ कॉमन नेम के रूप में आपको पिछले आपने पढ़ा होगा, जब हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उस क्रियात्मक समूह के जस्ट पड़ोसी वाले जो पोजीशंस हैं वो ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं, उससे अगली पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती हैं और उससे अगली पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन कहलाती हैं। हमें ये विशेष ध्यान रखना है, ऑर्थो मेटा पैरा ये हमारे सामान्य नाम में आते हैं और यहां पर हमें 1 2 पोजीशन लिखकर ही इनका नाम लिखना है। जैसे कि एक ग्रुप और देखते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगाया CHO ग्रुप और यहां लगाया NO2 ग्रुप। तो अब बताइए नंबरिंग क्या करें? तो नंबरिंग हम जिधर चाहे उधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4, और इधर से करते तो 1 2 3 4, यानी कि NO2 ग्रुप की पोजीशन हमेशा 4 ही आनी थी। तो इसका नाम क्या होगा? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार यदि कार्बन की इस श्रृंखला के अंदर 2 CHO ग्रुप जुड़े हों, कितने ग्रुप जुड़े हों? 2 CHO ग्रुप जुड़े हों। तो मान लीजिए एक CHO ये लगा है और एक CHO ये लगा है, तो उस कंडीशन में हम इनका नामकरण जब करेंगे तो इसे बोलेंगे बेंजीन और इन CHO ग्रुप की पोजीशन को बताएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई, 2 CHO डाई कार्बल्डिहाइड, CARBALDEHYD। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। इस प्रकार हम जो है बेंजीन की एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। इससे अगले वीडियो में हम लोग कीटोन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनके बनाने के मेथड, उनके रासायनिक गुण और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।